दोस्तों, स्वागत है आपकी अपर्णा की पड़ताल में। एनडीटीवी को एक अलग पहचान दिलाने वाले, जिनके खुद 3 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, जिन्होंने 2014 के बाद एक ऐसी पत्रकारिता को जन्म दिया कि जो वास्तविक रूप से सत्ता से और उनकी गलत नीतियों से सवाल करने में, गरीबों के लिए आवाज उठाने में विश्वास रखता था, जो कहते हैं कि वो सत्ता की चाटुकारिता करने से ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं वास्तविक पत्रकारिता करने में। 2014 के बाद जिन्होंने अपने अलग अंदाज से और विशेष भाषा शैली से लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के हृदय में पत्रकारिता की एक ऐसी मशाल जलाई कि जो सत्ता से बेबाकिता से सवाल कर सकते थे, उनकी गलत नीतियों पर उनसे सवाल पूछ सकते थे। मैं ये नहीं कहती कि इस मशाल जलाने में केवल रवीश कुमार का ही हाथ है। रवीश कुमार जैसे कई ऐसे पत्रकार हैं, विशाल शर्मा है, साक्षी जोशी, तमाम ऐसे पत्रकार हैं, अपना बराबर का सहयोग दिया। लेकिन रवीश कुमार एक ऐसा नाम रहे जिन्होंने एनडीटीवी में 2 दशक बिताए, जिन्होंने 1996 से लेकर के 2022 तक एक लंबा आयाम तय किया पत्रकारिता जगत में। आज उसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। रवीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने जो भावनात्मक जुड़ाव रखा अपने सुधी पाठकों से, और जिन्होंने आधिकारिक तौर पे अपने चैनल से जो सूचना दी, उसी का पलटवार का एक छोटा सा क्लिप आपके स्क्रीन पर। अभी कुछ समय पहले की बात है, जब यूपी में एक दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो एक पत्रकार को जिंदा जला करके मार दिया गया था। जिंदा जला करके मार दिया गया था। ठीक क्यों? क्योंकि वो एक नेता की जो है उसकी स्टोरी कर रहा था, वो उसकी करप्शन की, और वो जो नेता था वो रूलिंग पार्टी का नेता था। क्या रवीश कुमार या कोई और कभी इन्होंने ये काम किए हैं कि किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई स्टोरी निकाल के ले आए और फिर उसकी करप्शन के पीछे उसको चेस करें स्टोरी को? मैं एक बड़ा एंकर हूं, मुझे कहीं जाना भी है, कोई आंदोलन ये आंदोलन कवर करते हैं। किसान आंदोलन की बात की कल इन्होंने अपने वीडियो में, शाहीन बाग की बात की, ग्लोरीफाई किया इनको कि एक सूरज की किरण की तरह है ये आंदोलन। अगर ये जाते हैं एजेंडाबाजी करने, क्यों? क्योंकि इनका जो नैरेटिव है उसमें वो चीज फिट बैठती है। ये इनकी रिपोर्टिंग यही है। अन्ना आंदोलन की बात क्यों नहीं की कल इन्होंने? अन्ना आंदोलन भी तो रवीश कुमार ने कवर किया था, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? उन्होंने शाहीन बाग और किसान आंदोलन का जिक्र क्यों किया? क्योंकि उस समय दूसरी पार्टी थी, वो दूसरी पार्टी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। एक छोटी सी झलक देखी। पत्रकारिता जो होती है और जो पत्रकार होता है, वो कोई पक्ष या विपक्ष नहीं होता, वो उभय पक्ष होता है। और उभय पक्ष को ही आप और हम निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं, जिसे आप सुधी पाठक सुनते हैं, समझते हैं, को वास्तविकता का रूप दे देते हैं। आज पत्रकारों का 2 समूह हो गया है। एक समूह वो जो सत्ता की गलत नीतियों पर सवाल उठाता है, जो मुद्दों की बात करता है, तो देश की और आम जनमानस की हर समस्या को सत्ता के कानों तक पहुंचाता है। वर्ग वो जो बंद शब्दों में सत्ता का गुणगान करता है, जिसे हम सत्ता का भोंपू कहते हैं। आज इन दोनों समूहों में आपस में ही प्रतिस्पर्धा और आपसी द्वंद्व छिड़ा हुआ है। उसकी एक छोटा सा झलक और आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अब एड कौन देता है? एड या तो प्राइवेट प्लेयर्स देंगे यानी कॉर्पोरेट्स देगी, या फिर सरकार देगी। तो आपको अगर एड चाहिए तो आपको टीआरपीज बढ़ानी पड़ेंगे। मैं किसी न्यूज चैनल का नाम यहां पे नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं खुद अभी मीडिया में हूं, तो अच्छा नहीं है कि मैं किसी न्यूज चैनल का नाम लूं। लेकिन यार आप ये सोचो कि जो कहीं टीआरपी में टॉप 10 में नहीं है, और ऐड आपको तभी मिलते हैं जब आप टीआरपी पे कहीं पे हो। मेंबरशिप क्या है, टीआरपी आपकी क्या है?
आप कहीं टॉप 10 टीआरपी में नहीं, फिर भी आपका चैनल दनादन चलता चला जा रहा है, फिर भी आपके ऐड आ रहे हैं, यहां कहां से रहे हैं? राइट? तो ये गोदी मीडिया उन लोगों ने शब्द इजाद करा है, उन लोगों ने ये शब्द बनाया है जिनको एक जमाने में पैसे मिलते थे, जिन्होंने बड़े बड़े बंगले साउथ दिल्ली में बनाए, लंबी लंबी गाड़ियां खरीदी, मोटे मोटे बैंक बैलेंस लिए, करोड़ों रुपए उनके बैंक अकाउंट में, तनख्वाह कितनी? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और बैंक में कितने पैसे? करोड़ों दर करोड़ों। ये पैसे आए कहां से? अचानक हुआ 2014, नरेंद्र मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी ने नल बंद कर दिया। सिंपल सी बात है, उन्होंने एक रात को ये बोला कि बॉस कल से ये नहीं होगा, कल से नहीं। कहते हैं कि हम सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं और ये सच्ची पत्रकारिता है, वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो असल में गोदी हैं। मीडिया का काम है सच बोलना, मीडिया का काम है सिर्फ और सिर्फ सच बोलना। ये गलत है, कहानी खत्म। इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करके विक्टिमहुड पे एक नैरेटिव क्रिएट करा कि बाकी सब गोदी हैं, बाकी सब बुरे मीडिया हैं, हम लोग अच्छे हैं। बेटा, जो तुम्हारे 500-500 गज के साउथ दिल्ली में प्लॉट हैं, ठीक है, जो तुम्हारे शॉपिंग मॉल्स में दुकानें हैं, तुम एक समय पे गोदी थे। जब तुम्हारी 2 लाख की सैलरी थी, 3 लाख की सैलरी थी या 2.5 लाख की सैलरी थी, तब तुमने इतने कैसे महल बना लिए करोड़ों के? उस जमाने में भी उस महल की कॉस्ट करोड़ों में थी। जिसकी 10 करोड़ थी आज उसकी 30 करोड़ हो गई, लेकिन थी फिर भी करोड़ों में। अभी एक समूह को आपस में वार्तालाप करते हुए सुना। उसमें एक हैं गौरव आर्या, जिन्होंने देश की 5 सालों तक सेवा करी। उसके बाद अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने वीआरएस ले लिया, फिर उन्होंने एमबीए किया और तमाम जगह उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने चाणक्य फोरम की स्थापना करी। अभी यूट्यूब पर उनका एक चैनल चल रहा है जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और जो अपने एनालिसिस को, अपने तथ्यों को अपने वक्तव्य के आधार पर रखते हैं। उसका एक भाग डू न्यूज पर मैंने अभी आपको दिखाया। आपने देखा आखिर गौरव आर्या कहना क्या चाहते हैं? क्या वो दूसरे वर्ग को, जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो मुद्दों पे आवाज उठाते हैं, आज उनकी साख पर सवाल किया है गौरव आर्या ने। वो कहते हैं कि यही पत्रकार जो आज स्वयं को निष्पक्ष कहते हैं, 2014 के पहले पीएम के साथ फ्लाइट में बैठ करके सैर करते थे। काम के बहाने 2 दिन की जगह 8 दिन सरकारी खर्चे पर ऐशो आराम करते थे। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी सरकार सत्ता में काबिज हुई तो उन्होंने ऐसे पत्रकारों के मंसूबों पर ठंडा पानी डाल दिया। गौरव आर्या का कहना है, मेजर गौरव आर्या रवीश कुमार के साथ उस समय के ऐसे कई पत्रकार हैं जिनका उन्होंने नाम लिए बगैर उनके इतने लंबे पत्रकारिता के सफर पर एक बहुत गंभीर सवाल उठाया है और ये सवाल विचारणीय है। शोध का विषय है उन युवा पत्रकारों के लिए जो रवीश कुमार जैसे पत्रकार को अपना आइडल मानते हैं और वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने वाले हैं। पहले आप मेजर गौरव आर्या का आरोप सुनिए आपके स्क्रीन पर। आपको एक क्रांतिकारी पत्रकार बताना, मैं कह रहा हूं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलो 2014 से पहले जरा ये जो 8-10 क्रांतिकारी पत्रकार है ना, इनका जरा निकालो जरा चिट्ठा, तब इनका पता लगेगा। भाई मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई पत्रकार हैं जिनका मैं नाम यहां पे जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, जिनको मैं जानता हूं, जिनकी इनकम से कहीं ज्यादा उनके एसेट्स हैं, कि इनके बारे में जरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चेक करवाए, इनके पुराने बैंक अकाउंट, इनके इनकम टैक्स रिटर्न, इनकी प्रॉपर्टी के पेपर, कि बेटा तुम लोग बड़ा मजे मार रहे हो, गोदी रोज करते हो, अब तुम्हें बताते हैं बेटा गोदी क्या है। जरा तुम बताना कि ये जो घर है तुम्हारा 500, करंट वैल्यूएशन 40 करोड़ की है। 40 करोड़ तुम्हारे बाबा तो नहीं देकर गए तुम्हें 40 करोड़ रुपए? साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी सर, मतलब 40 करोड़ के नीचे बात करना ही अपने आप में बेईमानी होगी। मेजर गौरव आर्या का आरोप है कि जिन पत्रकारों की सैलरी 1 लाख से लेकर के 3 लाख के अंदर है, उनकी संपत्ति उनकी आमदनी से कई गुना ज्यादा है। ऐसे पत्रकारों के पास इतना धन, इतनी संपत्ति आई कहां से? देखिए, बहुत गंभीर आरोप है ये।
और ये हम जैसे पत्रकारों के लिए कि गौरव आर्या कैसे इतना बड़ा आरोप लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ना तो मैं मेजर गौरव आर्या की बातों का समर्थन करती हूं और ना ही खंडन कर सकती हूं, क्योंकि वो देश के एक जिम्मेदार पद पर रह के 5 वर्ष उन्होंने देश की सेवा करी है और अब वो मीडिया हाउस का भी एक हिस्सा है। देखिए, मेजर गौरव आर्या की बात कितनी तथ्यात्मक है, कितनी एविडेंशियल है, कितनी सच है, ये भाग और ये सोचने का काम मेरा नहीं है। ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है और ये एक्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। इसका फैसला सरकार और जनता करेगी। मैं तो सिर्फ आपको वो दिखाना चाहती हूं जो मैं खुद देखकर शॉक हो गई हूं। तो मेरा मानना यह है कि वे सभी पत्रकार, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, यदि उनकी कमाई से ज्यादा उनकी संपत्ति है, चाहे वो सत्ता के पक्ष में हो या फिर सत्ता की नीतियों पर सवाल उठाने वाले पत्रकार हों, अब उन सभी को तैयार रहना चाहिए अपनी निष्पक्षता की अग्नि परीक्षा देने के लिए। अपनी सुधी पाठकों के मन में चल रहे उथल पुथल को विराम देने का कार्य करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए, हाँ भाई बैठा दो मेरे ऊपर जांच, करवा लो मेरी संपत्ति की पूरी चेकिंग, ले लो इसका पूरा डाटा, यदि हम निष्पक्ष हैं। क्योंकि जनता के दिलों पर, करोड़ों जनता की दिलों पर आप राज कर रहे हैं। आप जो दिखाते हैं उसको वो वास्तविक मानते हैं, तो फिर उस जनमानस का भी अधिकार है कि वो आपकी निष्पक्षता की पूर्व की भांति ही विश्वास कायम रख सके। और मेरा सरकार से भी आग्रह है कि ऐसे उन सभी पत्रकारों की एक लिस्ट तैयार करी जाए जिनकी संपत्ति उनकी आमदनी से कई गुना ज्यादा है। तो क्या उनकी आमदनी का कोई और सूत्र है? सबका डाटा निकालने के लिए पत्रकारों पर भी ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए साहब, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेजर गौरव आर्या जो आरोप लगा रहे हैं, रवीश कुमार जैसे उन सभी पत्रकारों पर जिनकी कमाई से ज्यादा उनकी संपत्ति है, और खास करके रवीश कुमार पर, दूध और पानी का पानी। क्योंकि अगर सवाल है तो जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घरे में हम स्वयं क्यों ना खड़े हों, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि वो भी इस देश के संविधान में उतनी ही हिस्सेदारी रखते हैं जितनी हिस्सेदारी आम जनमानस रखता है। तो फिर इतने दिन तक कार्रवाई से पीछे हटने की वजह क्या? क्योंकि यदि खुद को निष्पक्ष कहने वाला पत्रकार सत्ता की नीतियों पर सवाल कर सकता है, जनता के लिए आवाज उठा सकता है, तो जब वो कटघरे में खड़ा होगा तो जनता और सत्ता दोनों की ड्यूटी बन जाती है कि उससे सवाल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरे सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल बोलती आवाज को सब्सक्राइब करें। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने सबके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मुझे आवाम का साथ मिलेगा तो मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता को बल मिलेगा। नमस्कार।